नमस्कार दोस्तों, डिस्कशन के लिए टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 20, जिसमें कि ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये इसका हेडिंग है। यानी कि आपको सुरक्षा दी गई है किस चीज़ के बारे में? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि जो आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है, जो आपको सज़ा दी जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ आपको प्रोटेक्शन दी गई है। और ये सब जो प्रोटेक्शन है वो आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 20 का जो क्लॉज नंबर 1 है दोस्तों, वो कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड of any offence except for violation of a law in force at the time of the commencement of that act charged as an offence, nor be subject to a penalty greater than which might have inflicted under the law in force at the time of commission of offence। तो दोस्तों जो क्लॉज 1 जो है उसके दो पार्ट है, एक तो ऑफेंस को लेकर है, दूसरा पेनल्टी को लेकर है। सिंपली मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहती है कि आप जब भी कोई ऑफेंस करते हैं तो वो ऑफेंस जो है उसकी सज़ा आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि वो ऑफेंस कहीं लिखा गया है। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे मान लीजिए आज मैं थेफ्ट करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो मुझे चोरी की सज़ा मिलेगी क्योंकि चोरी को जो एक ऑफेंस बनाया गया है इंडियन पिनल कोड के अंडर। पर मान लीजिए कि आज जो है इंडियन पिनल कोड को लागू किया गया है और मैंने चोरी की है 10 दिन पहले, तो क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी चोरी की? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त चोरी ऑफेंस ही नहीं था। इंडियन पिनल कोड आज से लागू हुआ है। आज चोरी करता हूं मैं या आज से बाद, कल परसों, तो वहां पर ये ऑफेंस हो सकता है। पर क्योंकि उस वक्त यानी 10 दिन पहले ऑफेंस ही नहीं था, तो भाई किस बात की सज़ा? क्योंकि एवरीबडी इज़ बाउंड टू नो द लॉ ऑफ लैंड, यानी कि हर आदमी को जो कानून है उसका नॉलेज होना चाहिए। वो इसका डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कानून है इसलिए मैंने ऑफेंस कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है ये तभी होती है जब लॉ होता है। अगर लॉ ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि 10 दिन पहले तो कोई ऑफेंस नहीं था चोरी का, कोई इंडियन पिनल कोड नहीं था, तो मैंने जो किया वो कहीं डिफाइन नहीं था, ना उसकी सज़ा थी। और यही बात जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंडर कही गई है उसके फर्स्ट पार्ट में कि भाई ऑफेंस होना चाहिए तभी उसकी पनिशमेंट होगी, अगर ऑफेंस नहीं है तो पनिशमेंट भी उसकी नहीं हो सकती। दूसरी बात कही गई है दोस्तों पेनल्टी की, कि पेनल्टी जो है वही होनी चाहिए जो उस दिन है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस दिन आपने ऑफेंस किया उस दिन की पेनल्टी आप पर लगेगी। इसका भी थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल। जैसे मान लीजिए कि आपने आज कोई क्राइम किया और उस क्राइम की सज़ा है आज 10 साल, और आज से ठीक 1 महीना बाद उस लॉ को अमेंड कर दिया गया और उसमें पनिशमेंट कर दी गई 15 ईयर यानी 15 साल। अब आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? आपको वो पनिशमेंट मिलेगी जो कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि जो आपने अपराध किया था उस वक्त जो पनिशमेंट थी वही आपको दी जाएगी, ना कि उसके बाद अमेंडमेंट करके जो 1 महीना बाद अमेंडमेंट हुई है उसमें इंक्रीज़ कर दिया गया, उसको 15 साल कर दिया, वो पनिशमेंट आपके लिए नहीं होगी। तो ये कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, और इसी को एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जिसमें कि ये कहा गया है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सिंपली इसको कहा गया कि भाई अगर आप कोई क्राइम करते हो तो उसकी सज़ा आपको एक बार ही मिल सकती है। जैसे मान लीजिए मैं चोरी करता हूँ एक बार, तो मुझे सज़ा मिलेगी चोरी की एक बार। और इसी क्लॉज 2 को दोस्तों डबल जेपर्डी भी कहा जाता है। नो दोस्तों क्लॉज नंबर 3 ऑफ आर्टिकल 20, जिसमें कि ये कहा गया है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि अगर कोई आदमी अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, यानी उसने कोई अपराध किया है और उसको अक्यूज बनाया गया है, तो आप उसको इस बात के लिए नहीं कंपेल करेंगे कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस बन जाए या अपने ही खिलाफ जो है वो गवाही दे ज़बरदस्ती कि हाँ भाई कबूल करो कि तुमने ये ऑफेंस किया है। तो वो चीज़ आप नहीं करेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करिए, सबूत लाइए और कई चीज़ों से इसको प्रूव करने की कोशिश करिए, पर किसी आदमी को उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर ना करें। तो यह है दोस्तों डिस्कशन ऑन आर्टिकल 20 एंड क्लॉज 1, 2 एंड 3। अब चलते हैं डिटेल डिस्कशन में विद केस। तो पहले है हमारे पास क्लॉज 1। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्लॉज 1 के दो पार्ट हैं, एक जो ऑफेंस से, दूसरा पेनल्टी से। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं पहले पार्ट को, कि किसी भी ऑफेंस के लिए आपको सज़ा दी जा सकती है अगर वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफेंस, और तभी आपको उसकी सज़ा मिल सकती है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कहा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज मैं चोरी करता हूँ और 10 दिन बाद आईपीसी लागू होती है, तो मुझे वो ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए इसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द लॉ, यानी कि चोरी मैं आज कर रहा हूँ
आईपीसी जो है वो 10 दिन बाद लागू की जा रही है। अब आईपीसी को पीछे आना पड़ेगा, यानी 10 दिन पहले आना पड़ेगा मुझे पनिशमेंट करने के लिए, अगर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है तो। हालांकि इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन होता है उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता है, यानी कि अगर आप आज कोई क्रिमिनल लॉ बनाते हैं उसके अंडर जो पनिशमेंट है वो आप आज जो ये बना है इससे पहले हुए ऑफेंसेस को नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई आपने ऑफेंस ही नहीं बताया है, आपने यही नहीं बताया है कि भाई ऐसा करना जो है ऑफेंस है, तो आप उसकी सज़ा भी नहीं दे सकते। जहाँ तक बात करें दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, तो ये वो लॉ हैं जो कि पनिश करते हैं उस एक्ट के लिए जो कि लॉफुल था जब वो किया गया। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आज मैं चोरी कर रहा हूँ, आईपीसी जो है वो 10 दिन बाद इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो आज तो लॉफुल है, यानी कि कहीं भी उसको लिखा नहीं गया है कमीशन ऑफ द थेफ्ट इज़ एन ऑफेंस। हाँ, आईपीसी आए 10 दिन बाद, उस दिन वो ऑफेंस हो गया, उसके बाद जो भी चोरी करेगा उसको सज़ा मिलेगी, पर आज वो आपने डिफाइन नहीं किया है उसको कि ये एक ऑफेंस है। यही जो मॉडर्न हमारा लॉ है स्टैट्यूटरी, उसका बेनिफिट भी है, उसकी ड्रॉबैक भी। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक्ट जो है आज ऑफेंस नहीं है तो फ्यूचर का, यानी कि आने वाले टाइम का कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी कानून मुझे इस एक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको दोस्तों, 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेक्शन है हमारे पास, जो कि डोरी डेथ से रिलेटेड है। ये जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 19 नवंबर 1986, यानी कि 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 से पहले अगर कोई डेथ हुई है जो कि पूरे इंग्रेडिएंट हैं इस सेक्शन के अंडर उनको फॉलो करते हैं, फिर भी आप उसको डोरी डेथ नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उस वक्त ये कानून ही नहीं था कि भाई इस तरह की डोरी डेथ भी कोई हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई अपराध जो हुआ है वो 18 नवंबर 1986 को हुआ है और वो वैसे ही हुआ है जैसे डोरी डेथ के इंग्रेडिएंट हैं, 7 साल के अंदर डोरी की डिमांड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट आप उस पर ये सेक्शन यानी 304B को नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि 18 नवंबर 1986 को ये ऑफेंस नहीं था। ये ऑफेंस बना है 19 नवंबर 1986। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि जो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है वो सिर्फ क्रिमिनल लॉ का ही बार्ड किया गया, यानी क्रिमिनल लॉ में आप रेट्रोस्पेक्टिव जो ऑपरेशन है वो नहीं करवा सकते, बट सिविल लाइबिलिटी में हो सकता है। सिविल सिचुएशन यानी सिविल केसेस हैं उनकी सिचुएशन में ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 20 की वर्डिंग देखें तो आप देखेंगे कि ये जो है वो ऑफेंस के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जेवरी और इस तरह की चीज़ें, तो वो सारा जो है क्रिमिनल लॉ से ही रिलेटेड है। केस लॉ है दोस्तों, इसमें हमारे पास है सिंह मैन्युफैक्चरर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। इसमें दोस्तों एक एक्ट पास किया गया था 1957 में, जो कि एम्प्लॉयर पर यानी कि जो काम दे रहा है उस पर एक ड्यूटी कास्ट करता था कि भाई आप कंपनसेशन देंगे 1956 से, यानी कि एक्ट बना 1957 में और कंपनसेशन की डिमांड की गई 1956 से, 1 साल पहले की। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया और अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, कंपनसेशन देने में फेल हो जाते हैं, तो उनको इम्प्रिजन्ड किया जा सकता है, यानी कि उनको जेल हो सकती है। अब इसमें यह था कि ये जो प्रोविजन है क्या आर्टिकल 21 को वायलेट कर रही है, तो कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई जो लाइबिलिटी है वो सिविल है और सिविल जो केसेस हैं, सिविल सिचुएशन जो है उसमें रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन हो सकता है, बट ये क्रिमिनल नहीं है, वो सिर्फ क्रिमिनल के लिए है, इसलिए ये जो एक्ट है वो वैलिड है। इसी तरह से दोस्तों जो टैक्स लॉ है उसमें भी जो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन हो सकता है। इसमें केस लॉ है दोस्तों हमारे पास शिवदत्त राय फतेहचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर टैक्स लॉ में कोई पेनल्टी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाई जा रही है तो वो भी क्या होगी, वो वैलिड होगी, क्योंकि ये पेनल्टी जो है वो सिविल लाइबिलिटी है, ना कि क्रिमिनल। नो दोस्तों, सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1, जिसमें कि मैंने आपको जैसे बताया कि नो ग्रेटर पेनल्टी, यानी कि आज मैं कोई ऑफेंस कर रहा हूँ तो उसकी सज़ा भी मुझे वही मिलेगी जो आज इसकी है। अगर आज से 1 महीने बाद उसी ऑफेंस में अमेंडमेंट होती है, उसकी सज़ा बढ़ा दी जाती है, तो मुझे वो ऑफेंस की सज़ा जो बड़ी हुई है वो नहीं मिलेगी। इसमें केस लॉ है दोस्तों हमारे पास केदारनाथ वजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953। इसमें एक्यूज जो है वो ऑफेंस करता है कि 1947 जिसमें कि पनिशमेंट थी, इम्प्रिजनमेंट भी थी और उसमें फाइन भी था, या फिर बोथ। लेटर ऑन उसको अमेंड किया गया और उसमें जो पनिशमेंट थी वो इस तरह से बनाएगी कि भाई आप जो भी ऑफेंस करते हैं उससे जो भी पैसा आप गबन करते हैं या किसी तरह का फ्रॉड करते हैं उसका डबल आपको पे करना पड़ेगा। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 का जो सेकंड पार्ट है वो आपको प्रोहिबिट करता है कि भाई देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, पनिशमेंट आपको वही मिलेगी जो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस थी।
अब दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट है, टी ब्राय वर्सेस हेनरी ओ, जिसमें कि ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो है वो आपको कहता है कि क्रिमिनल पेनल्टी या क्रिमिनल जो पनिशमेंट है उसको आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, पर उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं और उस डिक्रीज़ की हुई पनिशमेंट का फ़ायदा आदमी को मिलना चाहिए। फिर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऑफेंस करता हूँ आज उस ऑफेंस की सज़ा है 10 साल, 1 महीने बाद अमेंडमेंट होती है, उसकी सज़ा कर दी जाती है 5 साल। अब यहाँ पर मुझे वो बेनिफिट मिलेगा, यानी कि मुझे सज़ा जो है 5 साल मिलेगी, वो 10 साल नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट जो उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया है, उसको डिक्रीज़ किया गया है। तो वो डिक्रीज़ की हुई पनिशमेंट का बेनिफिट मुझे मिल सकता है, बट अगर पनिशमेंट इंक्रीज़ होती है तो मुझे उसके अंदर नहीं लिया जाएगा। अगेन दोस्तों सेकंड पार्ट जो है इसका वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उनके लिए ही है, जो सिविल लाइबिलिटी है उनके लिए नहीं है। योगेंद्र कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2016, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर किसी सिविल सर्वेंट पर किसी तरह की कोई पनिशमेंट दी जाती है जो कि उसके जो एसेट्स हैं जो उसने बनाए हैं इलीगली करप्शन करके, और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको कन्फिस्केट या जब्त कर लिया जाता है, तो वो जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, वो भी सिविल लाइबिलिटी के अंदर आएगा। इसलिए उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन जो है वो हो सकता है। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965, जिसमें कि एक 16 ईयर ओल्ड बॉय जो है वो एक ऑफेंस कर देता है और ऑफेंस करने के बाद उसे सज़ा भी हो जाती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। पर मैजिस्ट्रेट जब उसको सज़ा दे देता है तो एक एक्ट जो है पास किया जाता है जिसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 कहा जाता है, और बाद में वो हाई कोर्ट चला जाता है। जब हाई कोर्ट जाता है तो उसे पता चलता है कि भाई इस तरह का एक एक्ट है, उसके अंडर मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। वो हाई कोर्ट में इस बात को रखता है, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई उस एक्ट का बेनिफिट उसको दिया जा सकता है। हालांकि जो वो एक्ट था वो इम्प्लीमेंट हुआ था मैजिस्ट्रेट के सज़ा देने के बाद, फिर भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर जो पनिशमेंट है उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है, क्योंकि इसको रिड्यूस किया जा रहा है। अगर वो इंक्रीज़ कर देते तो फिर वहाँ पर उसको पनिशमेंट जो थी नहीं हो सकती थी, फिर उसको वही होनी थी जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड की गई। दूसरे शब्दों में हम इसको रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाए लॉ की कि भाई उसका अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो वो किया जाए, तो इस रास्ते में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो हैं उनको जो है अड़चन ना बनाया। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, इस केस में लॉ में ये डिसाइड किया गया था दोस्तों कि अगर कोई हिंदू जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट करके दूसरी शादी करता है और उसकी जो पहली शादी है वो अभी तक सबसिस्टिंग है, यानी कि वो अभी है, उसमें डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो जो है ऑफेंस ऑफ बाइगमी कमिट करेगा सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के अंदर। ये सिचुएशन जो थी दोस्तों अपनी ही तरह की एक अनोखी सिचुएशन थी जो कि कोर्ट के सामने आई। उसके बाद जो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो सिचुएशन है ये उन मैरिजेस पर भी अप्लाई होती है जो कि सरला मुदगल केस के पहले से थी। जैसे कि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तो ये पहली बार आई कि भाई इस तरह की चीज़ें भी प्रैक्टिस हो रही हैं, पर इस तरह की इंसिडेंट अगर सरला मुदगल के केस से पहले भी हुए हैं तो वो भी क्या होंगे, उनको भी जो है बाइगेमी करार दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो लॉ में पहले से ही थी कि भाई अगर आप 494 के अंडर दूसरी शादी करते हैं बिना पहले वाली शादी को डिवोर्स लिए हुए तो वो बाइगेमी होगी, तो ये प्रोविज़न तो थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई सरला मुदगल केस में तो ये कानून जो था पहली बार आया था और अगर इससे पहले जो सिचुएशन थी इस तरह से उन पर ये लागू नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा ये उन पर भी लागू होगा, अगर वो इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जो स्टेटस है वो भी बाइगेमी ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें यानी कि जो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात नहीं आएगी यहाँ क्रिमिनल लेजिस्लेशन की, क्योंकि लॉ पहले से ही बड़ा क्लियर था और यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन थी जो पहली टाइम कोर्ट ने फेस की और उसकी एक इंटरप्रिटेशन दी। नेक्स्ट है दोस्तों टर्म लॉ इन फोर्स। अगर आप आर्टिकल 20 क्लोज 1 को देखें तो उसमें टर्म है लॉ इन फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि लॉ इन फोर्स की जो लॉ है वो लागू होना चाहिए, यानी कि वो उस वक्त काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो कि डीम टू बी या लाइकली टू बी या भाई फ्यूचर में या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो काम नहीं करेंगी, उनको जो लॉ इन्फोर्स नहीं माना जाए। राव शिवा बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश 1955, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एक्यूज्ड है वो ऑफेंस करता है फरवरी मार्च अप्रैल ऑफ 1949 और इसके लिए कानून जो है वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आता है जो कि 1949 को ही होता है। इसमें एक सेक्शन होती है जो कि ये कहती है जो ये एक्ट है इसको ये माना जाए कि ये जो है वो एप्लीकेबल हो गया है 1948 को, यानी कि 1948 को, बना 1949 में, और ये हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन कि आपने एक्ट तो बनाया 1949 को और आप चाहते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 1948 को हो जाए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लॉ इन फोर्स नहीं है, इसको डीम्ड टू भी माना गया। नेक्स्ट है दोस्तों डबल जेपर्डी, और ये जो है वो आर्टिकल 20 क्लोज 2 के अंडर है।
और इसका जो बेस है वो एक मैक्सिम है जो कि है नेमो डेबिट विस विक्सारे, जिसका कि ये कहना है कि अ मैन शुड नॉट ब्रॉट इनटू डेंजर फॉर वन एंड द सेम ऑफेंस मोर देन वन। यहाँ पर वर्डिंग नोट करिएगा, वन एंड द सेम ऑफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मैं चोरी करता हूँ, मेरा ऑफेंस एक है तो मुझे एक बार पनिशमेंट हो सकती है। वन सेम यानी कि ऑफेंस यही है, सिर्फ चोरी है। अगर मैं चोरी करते वक्त किसी को स्ट्राइक करता हूँ तो मुझ पर हार्ट्स या ग्रेवियस हर्ट जो है उसका केस चल सकता है, वो एक अलग से सेक्शन लगेगी। या फिर मैं किसी के घर में चोरी करता हूँ तो ट्रेसपास का भी लग सकता है। वन कि आपने एक बार की, और सेम यानी उसी ऑफेंस के लिए मुझे एक बार ही सज़ा होगी, 2 बार नहीं हो सकती। यानी कि अगर चोरी करते वक्त मैं ट्रेसपास भी करता हूँ, हर्ट भी करता हूँ, तो वो तो अलग से ऑफेंस हैं, उसके लिए तो मुझे सज़ा मिलेगी। बट चोरी की मुझे एक ही बार सज़ा मिलेगी क्योंकि वन टाइम है, और सेम यानी कि उसी ऑफेंस की बात की गई है, सिर्फ चोरी की। बाकी ऑफेंस के लिए मुझे ट्राई किया जा सकता है, बट अगेन उन ऑफेंस के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा हो सकती है, मुझे 2 बार उनके लिए सज़ा नहीं हो सकती। जनरल क्लोज एक्ट की सेक्शन 26 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 300 जो है उसके अंडर जो है दोस्तों ये डबल जेपटी जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। किसी केस को इस क्लोज के अंडर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर प्रोसिक्यूशन किया गया हो और उसका कन्विक्शन भी हुआ हो उस पर्सन का जो कि इस प्रोविज़न का बेनिफिट लेना चाहता। और अगर किसी तरह की जो पनिशमेंट है वो नहीं मिलती है आपको किसी ऑफेंस के लिए, तो फिर बड़ी ऑब्वियस सी बात है इसका एप्लीकेशन नहीं हो। एसेंशियल ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के एसेंशियल क्या है? पहला, पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, जो पर्सन है वो एक्यूज्ड होना चाहिए किसी ऑफेंस में। अब ऑफेंस क्या है वो डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉज एक्ट के अंडर। नंबर 2 है दोस्तों कि जो प्रोसीडिंग है वो किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए। नंबर 3 है दोस्तों प्रोसीडिंग जो है उसी लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए जिसमें कि आपने ऑफेंस किया है। इसमें केस लॉ है दोस्तों हमारे पास मकबूल हसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें दोस्तों एपिलेंट जो है वो फॉरेन से आता है, अपने साथ गोल्ड लाता है, गोल्ड को वो डिस्क्लोज नहीं करता है अथॉरिटी को। अथॉरिटी जो है उसका गोल्ड को सीज कर लेती हैं, कन्फिस्केट कर लेती हैं, यानी जब्त कर लेती हैं और उसको छोड़ देती हैं। उसके बाद दोस्तों उसको फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसके अंडर ट्राई किया जाता है। अब वो कहता है कि भाई आपने तो पहले मुझे कस्टम एक्ट के अंडर ट्राई कर लिया, उसके बाद फिर ये तो मुझे अब 2 बार पनिशमेंट देने के चक्कर में है। तो उसको कहा गया कि भाई देखिए जो पहला लॉ था वो एक कस्टम एक्ट के अंडर था, वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपने जो सोना लाए थे उसको जब्त किया गया है। फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अंडर जो आपकी जो एक इलीगल एक्टिविटी है कि आप उस सोने को लाए, वो एक आपका एक्ट है जो कि इलीगल है, उसको ट्राई किया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दोनों जो है चीज़ें अलग हैं और जो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा फेरा के अंडर वो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में होगा, तो वो एक प्रॉपर कोर्ट है। जो पहला था वो नहीं था, तो इसलिए ये दोनों जो पनिशमेंट है वो अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 S.A. वेंकटरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954, जिसमें ये कहा गया अगर किसी पर्सन को पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850 के अंडर जो है डिसमिस किया जाता है तो उसके खिलाफ अगेन दोबारा से जो चार्जशीट है वो फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 161 and 165 of the Indian Penal Code and section 5 subsection 2 of the Prevention of Corruption Act 1947। तो यहाँ भी वो दोनों ऑफेंस जो है वो अलग अलग हैं। स्टेट NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005, जिसमें ये कहा गया था कि भाई आप पर जो प्रोसीडिंग है वो इंडियन पिनल कोड और पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो कि पहले था उसके अंडर सेपरेटली चलाई जा सकती हैं और आपको सेपरेटली इनके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। MM गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1960, इसमें कहा गया था कि भाई जो ऑफेंसेस हैं वो नॉर्मली जो हैं वो अलग होने चाहिए। हाँ, उनके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, यानी कुछ इंग्रेडिएंट दो ऑफेंसेस के सिमिलर हो सकते हैं कुछ हद तक, पर मेन पार्ट जो है उनका ज़्यादातर जो पार्ट है उनका वो अलग होना चाहिए। अगर दोस्तों किसी केस को आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की जो एक पोजीशन है या एक सिचुएशन है उसके अंडर लाना है तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस कोर्ट ने पहले ऑफेंस के लिए सज़ा दी हो वो कॉम्पिटेंट हो और वो सज़ा को देने का हक रखता हो। अगर मान लीजिए किसी इनकम्पिटेंट कोर्ट ने जो कि वो ऐसा ना कर सकता हो सज़ा दी हो तो वो क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड। तो उस सिचुएशन में जो सेकंड ट्रायल है उसी ऑफेंस के लिए और उसका कन्विक्शन है वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पहले वाली सज़ा थी उसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो था वो इनकम्पिटेंट था। इशू स्टॉपल एंड डबल जेओपार्डी, अब ये भी एक सिचुएशन है दोस्तों कि इशू स्टॉपल क्या होता है। इशू स्टॉपल जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है उसमें 5 इशू हैं, 5 के 5 इशू डिसाइड कर दिए गए,
उनमें से एक इशू जो था वो किसी फ्यूचर के अलग से कोई लिटिगेशन उसमें उठाया गया। अब वहाँ पर जो था उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से डिसाइड किया जा चुका है और उसको एज इट इज़ ही लिया जाएगा। इन दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रीलिटिगेशन नहीं होता है उन इश्यूज़ का जो कि डिसाइड कर दिए गए हों। इसमें दोस्तों केस लॉ है हमारे पास, जिसके जरिए हम इसको समझ सकेंगे। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1956। इसमें जो एक्यूज है वो एक स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट के बिहाफ पर पुलिस अथॉरिटी जो है एक हथियार को रिकवर करती हैं। अब उस आदमी पर फायर्स आर्म को लेकर केस चलाया जाता है और वो एक्विट हो जाता है, बरी हो जाता है। अब वही जो एक ग्राउंड था उसको लेकर एक अनदर केस चलाया जाता है उस पर 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड यानी मर्डर का। और इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई हम उसको जो उसका एक्विटल हुआ है यानी कि जो उसको छोड़ा गया है पहले केस में फायर आर्म से रिलेटेड, हम उसी चीज़ को मानेंगे। क्यों? देखिए अब इसमें जो इशू सेटल है उसको डिस्टर्ब नहीं करती है कोर्ट। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तब तो फिर मुझे लगता है कोई भी इशू जो है वो परमानेंटली सेट नहीं हो सकता। नो दोस्तों, क्लॉज नंबर 3 ऑफ द आर्टिकल 20 जो कि है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कंपल्शन नहीं डाल सकते उस पर। इंग्रेडिएंट है दोस्तों इस क्लॉज के, जो राइट है वो कंसर्न करता है उस आदमी को लेकर जो कि एक्यूज्ड हो एक ऑफेंस का, और ये जो है वो है कंपल्शन टू बी विटनेस। और इस तरह की कंपल्शन का रिजल्ट क्या होगा कि वो अपने ही खिलाफ एक गवाही दे देगा कि भाई देखिए हाँ मैंने ये अपराध किया है। तो ये 3 इसके इंग्रेडिएंट हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि पर्सन टू बी एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि एक्यूज्ड यहाँ पर यानी कि वो आदमी जिसके खिलाफ उस एक्विजिशन फॉर्मल एक्विजिशन हो रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि किसी ऑफेंस के कमीशन को लेकर। अगर कोई आदमी जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो और पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही हो तो उसको आप एक्यूज की डेफिनेशन में काउंट कर सकते हैं। पूल पानी वर्सेस सुपरडेंट सेंट्रल एक्साइज 1992, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर किसी आदमी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है किसी इन्वेस्टिगेशन में जो कि रिलेटेड है फेरा के ऑफेंसेस से या फिर कस्टम एक्ट के अंडर, तो उसको जो है वो 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन नहीं मिली। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल धानी 1978, इसमें नंदिनी सतपथी जो थी दोस्तों वो सस्पेक्टेड थी, एक्यूज नहीं थी कोई करप्शन के चार्जेस को लेकर, और उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की गई और उन्होंने इनकार कर दिया उनके आंसर देने से, और उनके खिलाफ जो था 179 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंडर एक्शन लिया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर ये जस्टिफाइड है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना दूं, मुझे उसकी प्रोटेक्शन है। कोर्ट जो था वो उनके व्यू से एग्री नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आपको 23 की प्रोटेक्शन है ये पुलिस इंटेरोगेशन के अगेंस्ट नहीं है, पुलिस इंटेरोगेट करेगी ही और आपको उसके आंसर देने पड़े। तो यहाँ पर जो वर्ड है दोस्तों टू बी विटनेस, इसका मतलब है किसी तरह की कोई स्टेटमेंट देना ओरल या रिटन इनसाइड द कोर्ट और आउटसाइड द कोर्ट बाय एन एक्यूज्ड पर्सन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि वो अक्यूज होना चाहिए किसी ऑफेंस का। पर यहाँ पर ये जरूरी है कि जो इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है वो किसी कंपल्शन के अंडर हो, यानी किसी तरह का कोई दबाव हो उस पर। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू औघाट, जिसमें कि ये कहा गया था कि गिविंग थंब इंप्रेशन यानी अपने अंगूठे के इंप्रेशन या फुट इंप्रेशन और फिंगर या पाम्स के, या फिर राइटिंग का कोई नमूना देना, या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाना कि भाई देखिए कहाँ कोई निशान है या इस तरह का कोई मार्क, वो जो है वो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आर्टिकल 23 की प्रोटेक्शन है। टेकिंग वॉइस सैंपल इज़ आल्सो नॉट कवर्ड, कि अगर किसी के वॉइस सैंपल लेने हैं, आवाज़ के नमूने लेने हैं, तो वो भी जो है इसके अंडर नहीं आते और वो भी आपको देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे प्रोटेक्शन मिली है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर आप किसी तरह के रिजल्ट लेते हैं इनवॉलेंटरी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन या फिर बीप की, अगर वो इनवॉलेंटरी होते हैं यानी कि अपनी मर्जी के खिलाफ दे रहा है कोई, तो ऐसे रिजल्ट को आप एविडेंस एडमिट नहीं कर सकते और उसको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। कंपल्शन टू बी विटनेस, कंपल्शन मस्ट बी ऑफ गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप पर ये कंपल्शन होनी चाहिए कि आप अपने ही खिलाफ एविडेंस दे रहे हैं। और अगर कोई एक्यूज्ड कोई कन्फेशन करता है, मान लेता है कि भाई मैंने अपराध किया है बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी कंपल्शन के, तो वहाँ पर फिर आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन नहीं होगी। ये डिसाइड किया गया था कलावती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1953। कंपल्शन का यहाँ मतलब है दोस्तों ड्यूरेस। ड्यूरेस जो है वो किसी तरह का दबाव डालना, किसी तरह का कोई परेशान करना या किसी तरह से कोई इंजरी करना, बीटिंग, मारना पीटना भी हो सकता है, या फिर धमकी देना कि मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूँगा। आपके वाइफ, पेरेंट्स या चाइल्ड को लेकर कि भाई हम उनको
जेल में डाल देंगे या उनको मारना पीटना हो सकता है। इस तरह की चीज़ें जो हों वो भी कंपल्शन या ड्यूरेस के अंडर आती हैं। मोहम्मद दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1960। एपिलेंट जो है वो एक पुलिस ऑफिसर के बंगले पर जाता है और उसके पास एक एनवलप होता है जिसमें कुछ पैसे डाले होते हैं। वो उस पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है। पुलिस ऑफिसर जो है उसको वापस उसके ऊपर दे मारता है। वो नीचे गिर जाते हैं, उनको उठा के वो एनवलप में डाल देता है, जेब में डाल के बाहर निकलता है। बाहर जो है पुलिस उसको कहती है कि भाई आप उस एनवलप या उस लिफाफे को दीजिए जो कि आप रिश्वत दे रहे थे हमारे पुलिस ऑफिसर को। तो वो ऐसा कर देता है, उनको दे देता है। बाद में वो कहता है कि भाई ये तो कंपल्शन टू विटनेस थी कि मुझसे ज़बरदस्ती वो लिया गया और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो यह है कि आपको कंपल्शन कोई नहीं की गई। दूसरी बात, जब आपसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो आप उस वक्त एक्यूज नहीं थे। R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई टेप रिकॉर्ड को यूज़ किया जाता है एविडेंस लेने के लिए जो कि छिपाकर किया गया हो और एक्यूज को पता ना हो, तो उसको भी जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है। नंदिनी सतपथी के केस में दोस्तों कुछ जो गाइडलाइंस थी वो भी जारी की गई थी पुलिस को, और उनमें से एक ये थी कि भाई जब भी आप किसी आदमी को कुछ पूछना चाहें तो आप उसको ये बता दें कि भाई ये आपका राइट है कि आप अपने पसंद के लॉयर को यहाँ ला सकते हैं और उसके बाद ही हम आपसे क्वेश्चन पुट करें। सेल्बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में दोस्तों ये भी डिसाइड किया गया था कि इनवॉलेंट्री जो नार्को टेस्ट हैं या बीप वगैरह जो भी हैं उनमें तो आपको जो एविडेंस है उसकी वैल्यू नहीं हो, पर अगर कहीं वो वॉलेंटरी होता है, यानी कि कोई आदमी कहता है अपनी इच्छा से कि भाई मैं नार्को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, और अगर उसमें कुछ ऐसा निकल के आता है तो फिर वो क्या होगा, वो उसको एज ए विटनेस एडमिसिबल करेंगे, यानी वो एज ए विटनेस उसको एक्सेप्ट करेंगे, बशर्त है कि ये सब जो किया जाए वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी NHRC जो है उसकी गाइडलाइंस के अंडर किया जाए। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोई अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूज्ड पर्सन जो है देता है किसी इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को, और वो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कुछ डिस्कवर करता है चीज़ें अंडर आर्टिकल 27, वो क्या होंगी, वो एडमिसिबल होंगी एज एन एविडेंस, और उस पर जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को ऑफेंड कर रहे हैं। ये डिसाइड किया गया था 2 केसेस में, गोविंद रेड्डी रे AIR 1958 मैसूर 150, जेठिया वर्सेस स्टेट AIR 1955 राजस्थान, गाजी वर्सेस स्टेट 1966, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर कोई स्टेटमेंट दी जाती है पुलिस को बाय यूजिंग 3rd डिग्री मेथड, यानी जिसमें वो पिटाई करते हैं या टॉर्चर करते हैं, तो वो भी जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी और उसको प्रोटेक्शन होगी आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ये है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।